नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जिन्ना पर। जिन्ना, मुस्लिम लीग और भारत विभाजन। कल हमने पहली क्लास में हमने बात करी थी मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में, और उसके बाद दूसरी क्लास में हमने बात करी मुस्लिम लीग के मुख्य मुख्य सम्मेलनों के बारे में। और आज हम बात करेंगे जिन्ना की भूमिका के बारे में। ठीक है, जो हमारे चैप्टर का तीसरा बिंदु था उस पर हम बात करने वाले हैं आज, और काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंटरेस्टिंग भी है काफ़ी। तो 1937 में जिन्ना के पास में एक प्रकार से जिम्मेदारी आ गई थी। भूमिका पूरी जिन्ना की रहेगी। अब 1937 से 1943, या ऐसे कह सकते हम 1937 से 1947 तक जिन्ना की भूमिका। देखिए विद्यार्थियों, इस 40 के बाद के सारे घटनाक्रम हम स्वतंत्रता संग्राम वाले जो पहले 40 वीडियो है उसमें समझ चुके हैं। कुछ कुछ घटनाएं समझी भी नहीं है जो उसके साथ में सेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1937 तक हमने समझ लिया था। मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि बना देता हूँ कि 1937 ही क्यों, क्या रीज़न था कि 1937 के बाद सारा कुछ जिन्ना के हाथ में आ गया था। ठीक है, 1937 ही क्यों? उन्नीस सौ 1937 में ही जिन्ना के पास सारी जिम्मेदारी क्यों आई थी? देखिए हुआ क्या था बेसिकली, 1930 में इकबाल का भाषण मैंने आपको कल की क्लास में बताया। उसके बाद में 1933 में चौधरी रहमत अली खान के द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा गया, पाकिस्तान शब्द दिया गया सॉरी, और उसके बाद में अलीगढ़ की योजना बनी। तो 1930 के बाद में पाकिस्तान की मांग धीरे धीरे उठने शुरू हो गई थी। अब 1935 का अधिनियम आया। 1935 के अधिनियम में प्रांतों की सीटों का बंटवारा किया गया। चुनाव तो 1919 के अधिनियम के अनुसार ही चल रहे थे। प्रांतों को सीटें दी थी 1935 के अधिनियम में, और प्रांतों के अंदर कुल 1585 सीटें दी गई प्रांतों को। कितने प्रांत थे टोटल? 11 प्रांत थे। कुल प्रांत कितने थे? 11। कुल 11 प्रांत के अंदर आपके 1585 सीटें तय की गई, और उसमें मुसलमानों को रिजर्वेशन भी दिया गया। और ये सारा कुछ 1935 के अधिनियम में हुआ था। और लेकिन चुनाव की जो बात है वो 1919 के अधिनियम से आम चुनाव चलते आ रहे थे। अब यहाँ पे सीटों का विभाजन किया गया। क्लासिफिकेशन सीटों का किसका? सीट वर्गीकरण जो है, ये सीट वर्गीकरण 1935 के आधार पे हुआ, और चुनाव जो है वो आपके 1919 के आधार पे चल रहे थे। ठीक है, 20 में हुए थे, 23 में हुए थे, 26 में भी हुए थे, 34 में हुए थे, ये 30 में भी हुए थे, 37 में हुए, फिर वापस 46 में हुए, 45-46 के अंदर। इनकी सीट का वर्गीकरण 1935 के अंदर किया गया था। तो अब देखिए क्या हुआ। 1937 में सीटों का वर्गीकरण किया गया, और उसमें मुसलमानों को, मुस्लिम लीग को लगभग मुसलमानों के लिए करीबन 470 के आसपास सीटें दी गई थी, आरक्षित थी। 1585 में से 470 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व की गई थी। अब 1937 के चुनाव हुए विद्यार्थियों, और 1937 के चुनाव में बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई, बड़ी महत्वपूर्ण घटना ये भी कि 1937 के चुनावों में मुस्लिम लीग महज 106 सीट जीत पाई। ठीक है, कुछ किताबें 109 लिखती है। 9 इसलिए लिखती है कि 3 सीटें निर्दलीय थे जो बाद में मुस्लिम लीग में शामिल हो गए थे। तो वैसे जीती मुस्लिम लीग 106 ही थी। जिस तरह से कांग्रेस की बात करें ना, कांग्रेस भी 7 सीट जीती थी, लेकिन 6, 1 7 और 2 9 सीट। ठीक है, तो 9 निर्दलीय कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो फिर कांग्रेस की सीट भी 716 हो गई थी टोटल। तो मुस्लिम लीग के पास में आरक्षण था कितना? मुस्लिम लीग को 1585 में से लगभग 466 सीटें, जहाँ तक मुझे याद आ रही है, 1585 में से मुसलमानों के लिए कितनी आरक्षित की गई थी? ये मुसलमानों के लिए 466 सीटें आरक्षित थी। ठीक है, 466 सीटों पर मुसलमानों को आरक्षण दिया गया कि वहाँ पर
इतने कैंडिडेट वहाँ पे मुस्लिम खड़े होंगे, मुस्लिम जीतेंगे, जो भी था। अब देखो 466 सीटें इनको दी गई थी। अब जब लास्ट चुनाव हुए तो चुनाव के परिणाम स्वरूप 106 सीट ही मुस्लिम जीत पाई, मुस्लिम लीग जीत पाई। मुस्लिम लीग ने 106 सीटें जीती। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए विद्यार्थियों कि बिहार, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविजंस, सिंध, इन क्षेत्रों में, उड़ीसा, यहाँ पे मुस्लिम लीग को एक सिंगल सीट नहीं मिली। आप यूं कहिए कि मुस्लिम लीग का खाता भी नहीं खुला। इन चारों स्टेट में 0 सीट थी मुस्लिम लीग के पास में। इतनी दुर्दशा जब मुस्लिम लीग की हुई 1937 के चुनावों में, तो मुस्लिम लीग ने ग्राउंड लेवल पे काम करना शुरू किया। और कांग्रेस की जो सरकारें बनी 8 राज्यों के अंदर, उन सारी सरकारों के विरुद्ध मुस्लिम लीग ने कई सारी रिपोर्ट्स तैयार की। वो मैं सारी बात आगे कर रहा हूँ, लेकिन पृष्ठभूमि बना रहा हूँ कि 1937 से क्यों। तो जैसे ही मुस्लिम लीग हारी 1937 के चुनाव में, तो उसके बाद मुस्लिम लीग ने आम लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ने का प्रयास शुरू किया और ग्रामीण क्षेत्रों तक, सामान्य मुसलमानों तक पहुंचने का कार्य शुरू किया। क्योंकि अब तक 1937 में जिन्ना को आभास हो गया कि अभी तक सिर्फ और हम नेता लोग ही पाकिस्तान के लिए मांगे कर रहे हैं, जनता इस मांग के साथ में शामिल नहीं हुई है। परंतु 1937 के बाद जिन्ना ने इस कमी को महसूस किया और जिन्ना ने 1937 के चुनाव को से सीख लेते हुए और सामान्य जो मुसलमान थे, ग्राउंड लेवल की जो जनता थी, मुस्लिम जनता, वहाँ तक अपना एक प्रकार से पेनिट्रेशन, घुसपैठ करनी शुरू की। और 1946 के जब चुनाव हुए विद्यार्थियों, तो उसमें 106 सीट के स्थान पे इन्होंने 425 सीटें जीती। 425 सीटें जीती। आरक्षण से भी अधिक सीट, थोड़ी सी कम सीटें थी। 425 सीटें जीतना विदिन 8 सालों के अंदर ये जिन्ना की बहुत बड़ी सफलता थी, जब उसने मुस्लिम सामान्य जनता को अपने पक्ष में कर लिया था। और इसका परिणाम ये निकला कि जिन्ना अपने उद्देश्यों में कामयाब हुआ और 1947 को पाकिस्तान को लेके रहा। इस कारण हम 1937 के बाद का पूरा नेतृत्व जिन्ना के हाथों में रखते हैं। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा आपको इन चुनावों के बारे में बता दूं। देखिए विद्यार्थियों, ये है मैप। इस मैप को आप थोड़ा सा समझोगे तो इसमें आपको टोटल 11 प्रांत नज़र आएंगे। ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविजंस। ठीक है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है ये 1, पंजाब 2, सिंध 3, बॉम्बे 4, मध्य प्रांत 5, मद्रास 6, यूपी 7, बिहार 8, उड़ीसा 9, बंगाल 10 और असम 11। ये टोटल 11 राज्य थे उस समय। ये बीच में जो खाली इलाके दिख रहे हैं, ये ऐसे क्षेत्र थे जो रियासती राज्य थे और यहाँ पर चुनाव नहीं हुए थे। इन्होंने चुनाव में भाग नहीं लिया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कि इन चुनावों के परिणाम क्या निकले, मैं सीधा सा पॉइंट पे आता हूँ कि इन चुनावों की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अपन एक एक पॉइंट पे लेते हैं। 8 राज्यों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे उत्तरी प्रांत, मैं यूपी लिख रहा हूँ। इस यूपी के अंदर टोटल 33 सीट है वो कांग्रेस ने जीती। किसने जीती? 133 सीट जीती। बाद में एक निर्दलीय इसमें शामिल हो गया, तो टोटल 228 में से 133 प्लस 1 सीट जीतकर कांग्रेस ने यहाँ पे अपना मुख्यमंत्री पद अपने पास में लिया। और यूपी में किसकी सरकार बनी? उत्तरी प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनी और यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत प्रधानमंत्री बने। ठीक है, उस समय प्रांतों में प्रधानमंत्री या प्रीमियर पद गठित होता था। ठीक है, तो ये यूपी के हाल थे, ये मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यूपी में किसकी सरकार बनी? यूपी में हमारे यूपी के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस को 133 सीटें मिली और एक निर्दलीय कांग्रेस में आके शामिल हो गया। उसके बाद में यूपी के ठीक पास में आता है आपके बिहार। बिहार के अंदर टोटल 92 सीटें जो है वो कांग्रेस जीती। कितनी? 92 सीटें जीती। 6 निर्दलीय आके कांग्रेस से मिल गए
और इस प्रकार टोटल 98 सीटें हो गई 152 में से। ठीक है, कुल बिहार के अंदर 152 सीट थी, जिसमें से 98 सीटों के साथ में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। ठीक है, यहाँ पर भी किसकी सरकार बनती है? कांग्रेस की सरकार बनती है। और बिहार के अंदर जो प्रधानमंत्री बने इनके, वो श्री कृष्ण सिन्हा बने। कौन बने? श्री कृष्ण सिन्हा। ठीक है, ये कांग्रेस का दूसरा राज्य जहां से कांग्रेस ने सरकार बनाई। उसके बाद में मैं तीसरे स्टेट की बात करूं तो आता है मद्रास। ठीक है, मद्रास के अंदर टोटल 215 सीटें थी, जिसमें से 159 सीट पर सीधी कांग्रेस जीती। टोटल कितनी थी? 215 सीट थी। और इस 215 सीटों को जीतने के 159 सीटों को जीतने के साथ ही मद्रास में भी इनकी सरकार बनी और सी राजगोपालचारी प्रधानमंत्री बने। ठीक है, याद रखना, ये पूछते हैं। ये तीसरा स्टेट जहां पर कांग्रेस की सरकार बनी। और आगे देखिए चौथा स्टेट, मद्रास के बाद में फिर आता है आपके मध्य प्रांत। मध्य प्रांत में कुल 112 सीट थी, जिसमें से आपकी 70 सीट जो है कांग्रेस ने जीती। कितनी? 70 सीट कांग्रेस ने जीती। और इन 70 सीटों को जीतने के साथ ही यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार बनती है। और मध्य प्रांत में आपके खरे, क्या नाम था, डॉक्टर खरे बनते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये खरे प्रधानमंत्री बना। उसके बाद में पांचवी सरकार, मध्य प्रांत के बाद में आता है उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर टोटल 60 सीट थी, जिसमें से 36 सीट जो है आपकी कांग्रेस ने जीती। ठीक है, 60 में से 36 सीट किसने जीती? कांग्रेस ने जीती। और कांग्रेस ने यहाँ पे 60 सीट में से 36 जीतने के साथ ही पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और विश्वनाथ दास यहाँ के प्रधानमंत्री बने। कौन? विश्वनाथ दास प्रधानमंत्री बने। तो ये 5 स्टेट थे जहाँ पे कांग्रेस ने कंप्लीट बहुमत ले लिया। अब आगे क्या हुआ? आगे बम्बई में क्या हुआ? बम्बई में टोटल 175 सीट थी। ठीक है, छठे नंबर पे आ रहा हूं मैं। बम्बई में क्या हुआ कि 176 सीट थी, जिसमें से आपकी ठीक है, अब बहुमत से महज 2 सीट कम पड़ी है। ठीक है, क्योंकि 176 सीट में से कांग्रेस को कितनी मिली? कांग्रेस को मिली 86। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या हुई? समस्या ये हुई कि 2 सीट कम पड़ रही, 176 नहीं था, 175 था, 2 सीट कम पड़ रही थी। क्योंकि बहुमत के लिए कितना चाहिए? बहुमत के लिए चाहिए था आपके 88 सीट चाहिए थी। ठीक है, 88 सीट चाहिए थी और मिली कितनी? 86। तो 88 चाहिए थी, 86 मिली, मतलब 2 सीट कम पड़ गई यहाँ पे। परंतु हुआ क्या? हुआ ये कि 2 निर्दलीय कांग्रेस में शामिल हो गए और 2 निर्दलीय शामिल होते ही कांग्रेस की यहाँ पे भी आपकी क्या बन गई? सरकार बन गई। और कांग्रेस की सरकार 5 राज्यों के साथ में छठे नंबर पर बम्बई में बनी BG खरे के नेतृत्व में। ठीक है, तो 2 निर्दलीय कांग्रेस में विलय कर गए और BG खरे के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की पूर्ण बहुमत सरकार बनी। क्योंकि जब निर्दलीय किसी पार्टी में चला जाता है तो उसके बाद में उस पार्टी का सदस्य माना जाता है। क्योंकि किसी न किसी निर्दलीय वगैरह जो भी कोई होता है उसको 6 महीने के अंदर अंदर कर लेना होता है। तो जैसे ही निर्दलीय इसमें शामिल हुए,
हालांकि बम्बई में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था चुनावों में, परंतु चुनाव के उपरांत उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली थी। तो अगर पूछे कि कांग्रेस को कितने राज्यों में पूर्ण बहुमत मिला था, तो 5 राज्यों में मिला था, ये 500 राज्य। लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी आपके 7 राज्यों में। मैं समझाता हूँ आगे। 7 राज्य, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविजंस जो है, ये 7वां राज्य था जहां पर हिंदूवादी पार्टियां कांग्रेस में विलीन हो गई थी। तो उस कारण वहां पे कांग्रेस की एक प्रकार से पूर्ण बहुमत सरकार बनी। तो पूर्ण बहुमत की सरकार 7 राज्यों में बनी, 1 राज्य में गठबंधन की सरकार बनी कांग्रेस की। तो कांग्रेस की टोटल 8 राज्यों में सरकारें बनी। 8 सरकारों में से 5 तो खुद की 7 पूर्ण बहुमत की थी और 1 गठबंधन सरकार थी। लेकिन अगर ये पूछें कि कितने राज्यों में पूर्ण बहुमत मिला था, तो पूर्ण बहुमत तो कांग्रेस को 5 राज्यों में मिला, लेकिन सरकार पूर्ण बहुमत की कितने राज्यों में बनी? 7 राज्यों में। 2 राज्यों के दल जो थे, कुछ निर्दलीय, कुछ दल कांग्रेस में विलीन हो गए। तो विलीन होने के बाद में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत हो गया और उन्होंने बाद में पूर्ण बहुमत हासिल किया। चुनाव में 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत मिला। अब प्रश्न के पूछने की भाषा पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। पूछा है कि पूर्ण बहुमत की सरकारें तो 7 राज्यों में बनी, गठबंधन सहित कुल सरकारें तो 8 राज्यों में बनी। कितने राज्यों में पूर्ण बहुमत चुनावों में प्राप्त हुआ? तो 5 राज्यों में। देखो मैंने सीट सहित बात लिखी है। यहाँ पे क्या हुआ था, 2 निर्दलीय कांग्रेस में विलय कर गए तो फिर पूर्ण बहुमत मिल गया इनको। ठीक है, तो इसमें आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अब अपन 6 राज्यों की बात हो गई। ये 6 राज्यों की बात के बाद में 7वां राज्य कौन सा आता है? 7वां राज्य आता है आपके यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसीज, जहाँ पर इन्होंने क्या हुआ कि जो कुछ हिंदूवादी पार्टियाँ थी, यहाँ पे हिंदू सिख राष्ट्र पार्टी थी, उस पार्टी का एक प्रकार से यहाँ पे विलय हो गया कांग्रेस में, और 7वां राज्य जहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनी। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कांग्रेस को सीटें मिली थी 19 प्लस 7 सीटें मिली थी यहाँ पे हिंदू सिख पार्टी थी एक, और हिंदू सिख पार्टी को यहाँ पे 7 सीटें मिली थी। 19 सीटें कांग्रेस को मिली थी और 24 सीटें कुल निर्दलियों के पास में थी। ठीक है, जो इंडिपेंडेंस थे। और इस प्रकार नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के अंदर मुस्लिम लीग को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था। टोटल जहां यहाँ से टोटल जो 50 सीटें थी, इन 50 सीटों में 50 सीटें थी, इनमें से इनको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अब इनको 26 सीटें चाहिए थी। तो हुआ क्या कि यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या हुई कि कांग्रेस के साथ में कांग्रेस की 19 सीटें प्लस कांग्रेस में हिंदू सिख दल का विलय हो गया। हिंदू सिख दल में 7 सदस्य थे टोटल, दल का विलय हो गया। विलय हो गया इस प्रकार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे विलय है वो चुनाव के बाद हुआ है, तो पूर्ण बहुमत इनको चुनाव के अंदर नहीं मिला, लेकिन चुनाव के बाद इनको पूर्ण बहुमत मिल गया। और फिर क्या हुआ, इस प्रकार डॉक्टर खान साहब के नेतृत्व में यहां भी कांग्रेस की पूर्ण बहुमत सरकार बनी। ठीक है, ये 7 राज्य बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। देखो विद्यार्थियों, मैं वापस बता रहा हूं, इन 5 में पूर्ण बहुमत मिला है, लेकिन 2 प्रांतों में पार्टियों ने विलय करके कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। यहां पे कांग्रेस ने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया। 11 में से 7 राज्य आ गए। अब देखिए, और इन दोनों राज्यों में या प्रांतों में यूं कही कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में भी था। ठीक है, या 19 सीट थी या 86 सीट थी, सबसे बड़े दल के रूप में था। और इस दल के साथ में छोटे छोटे दलों ने विलय कर लिया, तो 2 सरकारें यहाँ बन गई। ठीक है, अब मैं आपको
तीन सरकार बंगाल, पंजाब और सिंध जो तीन डिफरेंट कलर के हैं, इन तीनों में तो आपकी सरकारी अलग बनी, यहाँ यूनियनिस्ट पार्टी की बनी, यहाँ आपके यूनाइटेड पार्टी की बनी, यहाँ कृषक प्रजा पार्टी की बनी। तो 7 और 3 10, अब एक राज्य बचा जहाँ पर सरकार जो है आपकी मिली जुली बनी थी, वो बना असम के अंदर। ठीक है, अब 7 राज्य यहाँ हो गए जहाँ पे कांग्रेस की स्पष्ट सरकार थी। अब मैं 8वें राज्य पे आ रहा हूँ। ठीक है, 8वां राज्य मैप पूरा हो गया। असम, असम में क्या मामला था? असम में 33 सीटें मिली कांग्रेस को और टोटल 27 कांग्रेस को 33 सीटें मिली, 27 चुने गए निर्दलीय और 27 थे निर्दलीय। टोटल यहाँ पे 110 सीट थी। कितनी सीट थी? 110 सीट थी। और यहाँ पे यूं कह सकते हो आप 110 नहीं, सॉरी 110 नहीं थी, 108 सीट थी। 108 सीट थी। 55 सीट चाहिए थी इनको बहुमत के लिए। अब हुआ यहाँ क्या हुआ? यहाँ पे कांग्रेस सबसे बड़ा दल था और कांग्रेस के साथ एक प्रकार से कई सारे और भी गुट जुड़ गए और सादुल्ला खान के नेतृत्व में कांग्रेस ने यहां पर गठबंधन सरकार बनाई। ठीक है, तो कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की 7 सरकार है और गठबंधन की ये एक सरकार थी, ये गठबंधन की सरकार थी। ठीक है, तो अब अपन आते हैं अब गैर कांग्रेसी सरकार है। ठीक है, कौन सी सरकार है? गैर कांग्रेसी सरकार है। मुझे बार बार आप फिर मैसेज मत करना सर मैं समझ में नहीं आया, मैं एक बार फिर बता देता हूं कि 5 राज्यों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। 2 राज्यों में बड़ी पार्टी थी तो उन्होंने, छोटे दलों ने विलय कर दिया, तो वहां चुनाव के बाद उनको पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया और पूर्ण बहुमत की सरकार 7 राज्यों में बन गई, 5+2। और एक स्टेट में गठबंधन सरकार बनाई, कोalition गवर्नमेंट बनी असम के अंदर। 8 राज्यों में कांग्रेस की कुल सरकारें बनी, 8 नंबर पड़े हैं। गैर कांग्रेसी सरकार बनती है 3 राज्यों में। कौन कौन से? पंजाब, सिंध और बंगाल। ठीक है, अब अपन एक एक को लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं पंजाब को। पंजाब में क्या किस्सा था? कांग्रेस को हालांकि यहाँ पे 18 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को 2 मिली थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सीट मिली यहाँ पे पंजाब के अंदर, वो सीटें मिली आपकी यूनियनिस्ट पार्टी को, 95 सीट मिली। ठीक है, यूनियनिस्ट दल, और 18 सीट कांग्रेस को थी। मुस्लिम लीग को 2 सीट थी आउट ऑफ 175, 175 में से। तो सीधी सी बात है कि यूनियनिस्ट पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और यहाँ पर इनकी सरकार नहीं बन पाई कांग्रेस की, और यहाँ पर सरकार किसने बनाई? सिकंदर हयात खान ने बनाई। ठीक है, यूनियनिस्ट दल के सिकंदर हयात खान ने यहाँ सरकार बनाई जिसमें
जिसमें अब इन्होंने सरकार तो बना दी, लेकिन इसमें कुछ सदस्य कम थे, क्योंकि जैसे 175 थे ना, तो वैसे तो इनके पास में इस 75 में 95 में इनके पास में बहुमत तो मिल ही गया था, लेकिन बहुमत मिलने के बावजूद भी इन्होंने समर्थन तो ले ही लिया था। इसमें यूनियनिस्ट पार्टी को आपके खालसा पार्टी ने भी समर्थन दिया था। क्या बनाई, जिसमें खालसा पार्टी भी शामिल हो गई। आप इसको ऐसे मत समझना कि इन्होंने यूं कहिए कि पंजाब में गठबंधन सरकार बनी, नहीं, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार थी, बस इन्होंने बाहर से समर्थन दिया था कि भाई हम आपके साथ में हैं। ठीक है, तो ये हो गए 9 राज्य। अब पंजाब के बाद में बचता है आपके सिंध और बचता है बंगाल। दूसरे नंबर पे आते हैं हम सिंध को लेके। सिंध में क्या हुआ, सिंध में कांग्रेस को मिली 7 सीटें, ठीक है, और 14 मिली यूनाइटेड पार्टी को, कांग्रेस को प्लस यूनाइटेड दल को। मुस्लिम लीग को 0 मिली। ठीक है, ये बात हम पहले भी लिख चुके हैं। तो सिंध के अंदर स्थिति ऐसी थी कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट रूप से बहुमत है वो नहीं था, और क्योंकि टोटल जो 60 सीटें थी, उन 60 सीटों में बाकी सारे निर्दलीय थे, किसी को बहुमत नहीं था, तो यहाँ पर एक मिलीजुली सरकार बनी, और एक ऐसी मिलीजुली सरकार जिसमें किसी भी पार्टी को स्पेशल आपके बहुमत नहीं था। यूनाइटेड दल के नेता जो थे आपके गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, वो प्रधानमंत्री बने। गुलाम हुसैन तुल्ला ने मिलीजुली सरकार बनाई। ठीक है, और अंत में 8, 9, 10 और लास्ट राज्य बंगाल, जहाँ कृषक परिषद प्रजा पार्टी ने सरकार बनाई अपनी। बंगाल, अगर बंगाल की बात करें तो टोटल सीट थी यहाँ पे आपके 250। ठीक है, और यहाँ पर 54 सीट 54 सीट कांग्रेस को प्राप्त हुई, और 250 में से 43 मुस्लिम लीग को और 36 जो है वो कृषक प्रजा पार्टी को। ठीक है, तो देखिए, एक मिनट, आंकड़े देखना है उसका। 54 सीट कांग्रेस को, कांग्रेस सबसे बड़ा दल था, प्लस मुस्लिम लीग को यहाँ सीटें थी टोटल 43 और 36 थी कृषक प्रजा पार्टी। आउट ऑफ 250। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा दल होने के बावजूद भी, अच्छा, निर्दलीय कम से कम 113 के आसपास थे, 4 और 3 7 और 6 13। ठीक है, बाकी शेष बच्चे भी सारे निर्दलीय ही थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने आपस में मिल गए। ठीक है, अब 126 सीट चाहिए थी, तो 36 तो कृषक प्रजा पार्टी वाले थे, और साथ में ये मुस्लिम लीग के सदस्य भी आ गए, और इन्होंने निर्दलियों को भी साथ में ले लिया। ऐसे करके बंगाल में कांग्रेस सबसे बड़ा दल होने के बावजूद भी सरकार किसकी बनी, कृषक प्रजा पार्टी की। ठीक है, कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी,
फजल उल हक प्राइम मिनिस्टर बने। मुस्लिम लीग का समर्थन था। ठीक है, तो ये 3 राज्य थे जहां पर गैर कांग्रेसी सरकार थी और 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है, मैं इस बात को फिर वापस यहाँ पे ला रहा हूँ। तो 1585 में से मुसलमानों ने कितनी जीती? 106 सीट जीती। और कांग्रेस ने कितनी जीती थी? 707 सीट कांग्रेस के पास में थी। ठीक है, कांग्रेस के पास में थी। तो इस प्रकार से टोटल ये चुनाव हुआ था। इस चुनाव में इस प्रजा पार्टी की मुस्लिम लीग की काफ़ी दुर्गति हुई थी और इस दुर्गति के कारण इस प्रकार 8 राज्यों में कांग्रेस मंत्रिमंडल बने। जिसमें मुस्लिम लीग को शामिल नहीं किया। जिन्ना ने कांग्रेस को हिंदू फासिस्ट दल घोषित किया। ये बात 1937 की है। और अब क्या किया कि 8 प्रांतों में जहाँ जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी, इन सारे प्रांतों में मुसलमानों को एक्टिव किया। मुस्लिम लीग को इतना एक्टिव किया कि इन क्षेत्रों में मुसलमानों के खिलाफ होने वाला छोटा से छोटा अत्याचार भी आप एक रिपोर्ट्स बनाओ। फिर पीरपुर रिपोर्ट आई, शरीफ रिपोर्ट आई और मुस्लिम सफरिंग इन कांग्रेस गवर्नमेंट ऐसी एक और रिपोर्ट आई फजल उल हक की। तो बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई थी। उन रिपोर्ट्स में ये दिखाया गया कि कैसे कांग्रेस रूल स्टेट के अंदर मुसलमान जो है वो आपके हिंसा का शिकार हो रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर भेदभाव हो रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, मुसलमान शोषित है, परेशान है। ऐसा करके ये चाहते थे कि मुसलमानों को अपनी पक्ष में लाना चाहते थे। ये कहना चाहते थे मुसलमानों को कि आप हमारे साथ में खड़े हो, आपने अभी तक कांग्रेस को वोट दिए। ये चाल थी जिन्ना की 1937 के बाद। और अब धीरे धीरे मुसलमान जो गांव का मुसलमान था, अब तक उसके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो अब जिन्ना की बात से सहमत होने लगा कि हाँ हम वास्तव में खतरे में हैं। और 1945-46 के चुनाव में मुसलमानों ने 425 सीटें मुस्लिम लीग को दिला दी। जिन्ना के 1937 के बाद के जो अभियान थे या यूँ कहिए जो उसका पूरा का पूरा जो गतिविधियां थी, जो उसने जिस उद्देश्य के साथ कार्य किया था, वो उद्देश्य सारा सफल हुआ। पार्टी घोषित किया तथा कांग्रेस शासित राज्यों में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे ऐसी रिपोर्ट्स बनवाई गई। जैसे अब देखिए मैं कुछ मुख्य रिपोर्ट्स का नाम बताता हूं। जैसे पीरपुर रिपोर्ट आई 1938 के अंदर। पीरपुर है आपके यूपी में, ठीक है। यहाँ का राजा था मोहम्मद मेहंदी।
राजा मोहम्मद मेहंदी द्वारा यह रिपोर्ट बनाई गई, जिसमें यूपी में हो रहे मुस्लिम अत्याचारों को प्रस्तुत किया। यूं कहिए कि बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया। दूसरी रिपोर्ट आई आपकी शरीफ रिपोर्ट बिहार के अंदर। ठीक है, इसका उद्देश्य यही था कि बिहार के अत्याचारों को बताना और मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल। एक ये भी रिपोर्ट आई, ये फजलुल हक की थी बंगाल से। ठीक है, तो ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स आई जिसके जरिए ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि इनकी हालत बहुत ख़राब है मुस्लिम स्टेट के अंदर। ठीक है, तो ऐसा किया गया और इसका परिणाम क्या निकला? इन सब का परिणाम ये निकला कि 425 सीट जो है, ये सीट की संख्या कोई पूछता नहीं, फिर भी दिमाग में रखना, 425 सीट लीग जीता 1945-46 चुनाव में। और अब जिन्ना के पास में जो जन समर्थन नहीं था, वो पहली बार जिन्ना को एक प्रकार से यूं कहिए कि जन समर्थन प्राप्त हुआ। और इस जन समर्थन के बाद जिन्ना ने क्या किया? इस जन समर्थन के बाद में जिन्ना ने सबसे बड़ा पासा फेंका और उसे हम कहते हैं लाहौर प्रस्ताव। ठीक है, और अब हम लिखेंगे 1940 का लाहौर अधिवेशन। देखिए, हम जो है वो 1937 से 1947 तक की भूमिका पढ़ रहे थे और 37 के अंदर क्या हुआ था ऐसा, ये होने के बाद में आप सीधा लिखोगे लीग का 40 का लाहौर अधिवेशन। ठीक है, और इस लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ? इस लाहौर अधिवेशन अगर अपन देखें तो ये लाहौर अधिवेशन यहाँ पे आयोजित हुआ था। ये इकबाल पार्क है और वही इकबाल 1930 वाला, इस इकबाल पार्क के अंदर लाहौर अधिवेशन आयोजित हुआ था। और इस अधिवेशन के अंदर पहली बार आपके जिन्ना ने मुस्लिम लीग के मंच से इसकी एक प्रकार से मांग करी। 22 से 24 मार्च 1940 को इकबाल पार्क लाहौर में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें क्या हुआ? इसमें एक पाकिस्तान प्रस्ताव लाया गया। लाहौर प्रस्ताव भी कहते हैं, करदाद लाहौर भी कहते हैं, लाहौर प्रस्ताव अथवा करदाद प्रस्ताव, करदाद लाहौर प्रस्ताव। इसको पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, अब देखिए इस बात को ध्यान रखना है। पहली बार
कि पहली बार लाहौर पाकिस्तान की मांग कहाँ पे की गई थी, तो ऐसे सवाल बनते हैं इसके, और इसमें ध्यान क्या क्या रखना है। इस प्रस्ताव का जो प्रारूप था वो सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। प्रारूप किसने तैयार किया? प्रारूप सिकंदर हयात खान द्वारा। तैयार किया गया, ठीक है। पूरा लिखा किसने था? सिकंदर हयात खान ने लिखा था, और अब्दुल कासिम फजल उल हक ने इसको प्रस्तुत किया था। अब्दुल कासिम फजल उल हक द्वारा प्रस्तुत किया गया, प्रस्तुत किया गया। और जब ये प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तो प्रस्तुत होने के बाद में फिर इनको समर्थन दिया खलीक उज़्मा ने, ठीक है, खलीक उज़्मा, ठीक है, 3 लोगों ने, 4 लोगों का समर्थन था। खलीक उज़्मा के साथ में था जफर अली खान, ये था पंजाब का, ये था आपके यूपी का, ठीक है, और तीसरा था औरंगजेब खान, ठीक है, और चौथा था आपके सिंध का था, हाँ, अब्दुल्ला हारून, ये था सिंध का, ये था शायद मध्य प्रांत का। तो कुल मिला के इन 4 लोगों ने क्या किया है, इन्होंने समर्थन दिया, ठीक है। और ये प्रस्ताव जो है वो आपके 23 मार्च 1940 को यह प्रस्ताव पारित हुआ, ठीक है। पाकिस्तान दिवस मनाया गया, कहाँ पे? इकबाल पार्क में, द्विराष्ट्र सिद्धांत, द्विराष्ट्र सिद्धांत का पहला पारित प्रस्ताव था, ठीक है। और इसमें पाकिस्तान की पहली बार मांग की गई थी, मुस्लिम आयोजन किया गया, इसमें स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग की गई थी, ठीक है। और उस हेतु ये प्रस्ताव था। तो 1940 का लाहौर अधिवेशन विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है, और इसमें 2 नेशन थियरी पहली बार जो है वो आपकी यूं कहिए कि दी गई थी, ठीक है। और आज भी यहाँ पे ये मीनार बनाई हुई है, इसे स्वतंत्रता की मीनार कहते हैं, और यहाँ पर जो है वो ये सारी घटनाक्रम जो है वो यहाँ पे आयोजित हुआ था, ठीक है। तो ये बात थी 1940 के सिद्धांत 2 नेशन थियरी की। और विद्यार्थियों इसके बाद का घटनाक्रम पूरा का पूरा हमें वो वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, शिमला समझौता, मेनन फार्मूला, राजगोपालचारी फार्मूला, उन सारों में ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसके बाद का कोई भी घटनाक्रम ऐसा नहीं बचता जो कुछ शेष रहे। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो शेष बचा वो ये कि पाकिस्तान नाम कैसे आया, ठीक है। एक चीज़ देखना विद्यार्थियों,
कि ये जो सरकारें बनी ये फिर 28 माह चली थी। ये सारी बातें मैं आपको अगस्त प्रस्ताव से पहले उस वीडियो में कर चुका हूँ कि 8 सरकारों ने 28 माह को माह के बाद में इस्तीफे दे दिए, डे ऑफ डिलीवरेंस मुक्ति दिवस मनाया गया। ये सारी बातें ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में की जा चुकी है, तो यहाँ पे मैं वापस नहीं लिखाऊंगा, ठीक है। और अब अंत में आप है वो हमने जो पॉइंट लिखे हैं उसमें से एक और पॉइंट ऐड कर देना, विविध कर देना, विविध करके 2 बिंदु और ऐड कर लेना, विविध, ठीक है। विविध में हम एक लिखेंगे चौधरी रहमत अली खान का। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। रहमत अली खान, ठीक है। ये क्यों फेमस है? ये इसलिए फेमस है कि 1933 में ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का स्टूडेंट था और इसने नाउ एंड नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं नाम से एक पैम्पलेट निकाला था जिसमें पहली बार पाकिस्तान शब्द दिया था इसने, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का विद्यार्थी इसने 1933 में नाउ एंड नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं, नेवर नाम से एक पैम्पलेट निकाला था जिसमें पहली बार पाकिस्तान शब्द दिया, ठीक है। अब इसके पाकिस्तान का क्या मतलब था? पाकिस्तान, पाक का मतलब होता है उर्दू में पवित्र, तो पाकिस्तान का मतलब होता है पवित्र स्थान या पवित्र लोगों का स्थान, ठीक है। इसमें इसने फुल फॉर्म क्या रखी है, इसमें जैसे पी है तो इस पी का मतलब था पंजाब से, पी का मतलब क्या था? पंजाब। ए का मतलब था अफगानिस्तान, जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है वो। PAK, के का मतलब था कश्मीर, ठीक है, कश्मीर। और KI का मतलब, S का मतलब था आपके, S का मतलब सिंध, और उसके बाद में AN का मतलब है आपके बलूचिस्तान, TAN का मतलब सिंध पाकिस्तान, और TAN इसका मतलब है बलूचिस्तान। तो इन क्षेत्रों से मिलकर पाकिस्तान बनेगा। ये एक प्रकार से इसने पहली बार ये चौधरी रहमत अली ने दिया था, ठीक है। और एक विद्यार्थी बिंदु और भी है अलीगढ़ योजना के नाम से। अलीगढ़ योजना ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने दी थी। उन्नीस में दी। किसने दी थी? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर जफर उल हसन और हुसैन कादरी, जफर उल हसन व हुसैन कादरी। और इन्होंने क्या कहा अपनी योजना में? इन्होंने कहा कि भारत में कई मुस्लिम राज्य बनने चाहिए। राज्य हो, और कौन कौन से? देखो इनके इरादे बड़े खतरनाक थे। एक तो कि पाकिस्तान होना चाहिए, जो हो भी गया, ठीक है।
दूसरा इन्होंने क्या कहा, बंगाल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा पंजाब होना चाहिए, इसके बाद इन्होंने कहा केरल होना चाहिए, केरल मतलब मालाबार, ठीक है। और इन्होंने कहा कि एक इसके साथ साथ में दिल्ली होना चाहिए और एक हिंदुस्तान होना चाहिए बाकी का। ये सारे ऐसे मुस्लिम स्टेट होने चाहिए। ऐसी योजना थी इनकी कैम्ब्रिज वालों की, सॉरी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वालों की। तो विद्यार्थियों ये बातें थी पाकिस्तान के अंदर, इतनी सी बातें हमें ध्यान रखनी है। और इसी के साथ हमारा ये जिन्ना, मुस्लिम लीग, विभाजन ये पूरा हो जाता है। इस टॉपिक के साथ में स्वतंत्रता संग्राम के टॉपिक जब हम पढ़ेंगे ना साथ में लेके, तो कुछ भी छूटा हुआ नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अब अगली क्लासेज अब मैं वो कर लेंगे, तब तक आप इनका अध्ययन कीजिए आराम से, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और हंसते रहिए।